क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हैं, वही लोग अक्सर पीठ पीछे आपकी कहानी को किसी और अंदाज में लिख रहे होते हैं। वो जो आपकी तारीफ करते हैं, वही शायद सबसे ज़्यादा ईर्ष्या से भरे हुए हों। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना बेहतर है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ कोई बम, कोई बंदूक नहीं, बल्कि इंसान की फितरत है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें ठीक उसी इंसानी फितरत की परतों को खोलकर दिखाती है जो अब तक हमारे सामने होते हुए भी हमसे छुपी रही। सोचिए ज़रा, अगर आपको ये समझ आ जाए कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसके असली इरादे क्या हैं, वो कौन से इमोशनल बटन दबाकर आपको कंट्रोल करता है बिना आपकी परमिशन के, तो ज़िंदगी का हर रिश्ता, हर डील, हर फैसला बदल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, इस किताब का असली राज, इसकी सबसे दमदार सीख, वो आखिर में है, और वो सिर्फ उन्हें मिलेगी जो अंत तक ठहर पाएंगे। जो बीच में रुक गए, समझिए उन्होंने दरवाज़ा खोले बिना ही बाहर से ही झांक लिया। लेकिन जो अंत तक रुके, वो बन सकते हैं अपनी ज़िंदगी के असली मास्टर। अब बात करते हैं पहले अध्याय की, मानव स्वभाव को पहचानो। जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका बॉस या फिर आपका क्लाइंट, तो आपको लगता है कि वो इंसान सोच समझकर तर्क के आधार पर बातें कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर फैसले हम दिल से लेते हैं। दिमाग तो बस उन्हें जायज़ ठहराने का बहाना ढूंढता है। हमारे डर, लालच, बचपन के अनुभव और समाज ने जो हमें सिखाया, वो सब मिलकर हमारे निर्णय बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं इरैशनैलिटी, यानी अतार्किकता। एक कहानी सुनिए। मान लीजिए एक आदमी है रवि। रवि हर बार बिजनेस में नुकसान करता है। वो खुद से वादा करता है कि अगली बार समझदारी से काम लेगा, लेकिन फिर वही पुरानी गलती। क्यों? क्योंकि असल में रवि अपने डर को छुपा रहा है। उसे सबको खुश करना है, किसी को मना नहीं कर पाता, और डर के मारे बिना सोचे समझे फैसले ले लेता है। नतीजा फिर से गिरावट। और सच कहें तो हम सब में थोड़ा थोड़ा रवि बैठा है। कभी गुस्से में जवाब दे देते हैं, कभी बिना रिसर्च के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी रिश्तों में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बाद में पछतावा बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को ही नहीं समझते। ग्रीन कहते हैं, अगर आप अपने इरैशनैलिटी को पहचान लें तो आप बाकियों से एक कदम आगे रहेंगे। खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं, तो रुकिए, सोचिए, पूछिए खुद से, ये भावना कहाँ से आई है। तभी आप अपने फैसलों को, अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले अध्याय की, खुद को पहचानिए। यहाँ ग्रीन बात करते हैं नार्सिसिज्म की। हम अक्सर सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट, यानी वो लोग जो खुद को दुनिया का राजा समझते हैं, वो कोई और होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान में थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट छुपा होता है। आपने कभी गौर किया है, सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी तस्वीरें, अपनी बातें, अपनी तारीफों में डूबा होता है। लेकिन ग्रीन हमें बताते हैं कि नार्सिसिज्म का असली रूप इससे भी गहरा है। यह वो भावना है जब इंसान सिर्फ खुद की ज़रूरतें देखता है और दूसरों की भावनाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। एक ऑफिस में नीलम नाम की लड़की है। वो हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलती है, किसी की बात पूरी नहीं होने देती और हर समय ये साबित करना चाहती है कि वही सबसे स्मार्ट है। शुरू में लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उससे कटने लगते हैं। उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों की कद्र करना ही नहीं सीखा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं,
अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को समझना होगा। अपने भीतर झांकिए और देखिए कि क्या आप भी दूसरों की सराहना चाहते चाहते इतने खो तो नहीं गए कि उनका दर्द ही नहीं दिखता। अपने अंदर की नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को पहचानिए और उन्हें बदलिए, तभी आप दूसरों के साथ सही तरीके से जुड़ पाएंगे। अगर आप तैयार हैं खुद को और इस दुनिया को असली नज़र से देखने के लिए, तो यह सफ़र अब भी शुरू हुआ है। आगे जो आएगा वो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगा, बल्कि आपको वो इंसान बनाएगा जो हर रिश्ते में, हर फैसले में सच्ची समझ और गहराई के साथ आगे बढ़ता है। जब आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम होता है उसमें दिलचस्पी लेना, सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे मन से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप सामने वाले की दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे तभी आप उस पर असली असर डाल पाएंगे, और इस असर की शुरुआत होती है एम्पैथी से, दूसरे की भावनाओं को महसूस करने की ताकत से। अब बात करते हैं अध्याय 3, अपने मास्क को पहचानिए। हर इंसान एक रोल निभा रहा है, एक ऐसा किरदार जो वो खुद नहीं है लेकिन समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पहन लिया है। मुस्कुराता चेहरा, मीठी बातें, सौम्य व्यवहार, ये सब अक्सर सिर्फ एक मुखौटा होता है। सवाल ये नहीं कि कोई मुस्कुरा रहा है, सवाल ये है कि उस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, अधिकतर लोग अपनी असली भावनाओं को छुपाकर जीते हैं। एक बस ड्राइवर जो हर दिन यात्रियों से विनम्रता से बात करता है, भीतर ही भीतर ईर्ष्या और सत्ता की प्यास में जलता है। एक दोस्त जो आपकी तारीफ करता है पर अंदर ही अंदर आपको अपना कंपटीशन मानता है। इसी संदर्भ में एक कहानी सोचिए। अजय नाम का एक इंसान है जिसे सबका चहेता बनना है। वो हर किसी से हाँ कहता है, लोगों की झूठी तारीफ करता है, खुद के विचारों को पीछे छोड़ देता है ताकि सब उसे पसंद करें। पर अंदर से वह थक चुका है, टूटा हुआ है। उसका मास्क अब भारी लगने लगा है और यही चेतावनी है। क्या आपका मास्क आपको बचा रहा है या आपको निगल रहा है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दूसरों के चेहरे पर लगे नकाबों को पहचानना एक कला है और खुद का नकाब उतारने की हिम्मत होना ताकत है। अगर आप किसी के शब्दों के बजाय उसकी आंखों में देखने की आदत डाल लें तो आपको असली चेहरा दिखने लगेगा। अब बढ़ते हैं अध्याय 4, कंपल्सिव बिहेवियर का कानून, यानी आदतों के पैटर्न को पहचानने की कला। हम इंसानों की एक बहुत दिलचस्प बात होती है। हम सोचते हैं हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग बार बार एक जैसे पैटर्न दोहराते हैं। किसी को ज़रा सी बात पर गुस्सा आता है, कोई हमेशा खुद को पीड़ित बताता है और कोई हर काम में ओवर कॉन्फिडेंस से खुद को गिरा देता है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर, यानी बार बार बिना सोचे समझे एक जैसी प्रतिक्रिया देना। एक उदाहरण से समझिए। आपका एक दोस्त है, जब भी वह नया रिश्ता शुरू करता है, शुरुआत में बहुत एक्साइटेड रहता है, दिन रात बात करता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान दिखने लगता है और धीरे धीरे उस रिश्ते को खुद ही बर्बाद कर देता है। यह उसका पैटर्न है। अब सोचिए, अगर आप पहले से इस पैटर्न को समझ जाते तो क्या आप उस रिश्ते में उतनी उम्मीदें लगाते? शायद नहीं। ग्रीन कहते हैं, ज़्यादातर लोग बदलते नहीं हैं, वो बस अलग अलग हालातों में अपनी पुरानी स्क्रिप्ट दोहराते हैं। और इसीलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसे उसके वर्ड्स से नहीं, उसके एक्शंस और पास्ट बिहेवियर से परखिए, क्योंकि जो इंसान आपको आज मुस्कुराकर हाँ कह रहा है वही कल आपकी पीठ पीछे नो कह सकता है। अब आते हैं
चैप्टर 5, द लॉ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, यानी आकर्षण का असली सूत्र। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक बेहद गहरी बात कहते हैं। इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। जो चीज़ मिलनी मुश्किल हो, जो थोड़ी मिस्टीरियस हो, इल्यूसिव हो, वही सबसे ज़्यादा दिल को खींचती है। सोचिए ना, अगर कोई चीज़ हमेशा आपके पास रहे, हर वक्त अवेलेबल हो, तो क्या आप उसकी उतनी कद्र करते हैं? नहीं ना। लेकिन अगर वही चीज़ कभी कभी दिखे, हर बार प्रिडिक्ट ना हो, तो आप उस चीज़ के पीछे दीवाने हो जाते हैं। बड़े ब्रांड्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियन ऑल यूज दिस लॉ। वो खुद को हर वक्त सामने नहीं रखते, वो सीमित दिखते हैं, थोड़ा रहस्यमय रहते हैं, तभी लोग उन्हें एडमायर करते हैं। रॉबर्ट साफ कहते हैं, अगर आप हर वक्त लोगों को प्लीज्ड करने की कोशिश करेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो लोग आपको हल्के मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद में सेंटर्ड रहें, अपने समय और उपस्थिति को सीमित करें और खुद के भीतर एक रहस्य बनाए रखें, तो लोग खुद खींचे चले आएंगे। एक रिलेटेबल उदाहरण, मान लीजिए कोई लड़की हर बार लड़कों की बातों पर तुरंत हाँ कह देती है, हमेशा खाली रहती है, बाउंड्रीज नहीं रखती, तो लड़के उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन वही लड़की अगर सिलेक्टिव हो, अपने कामों में व्यस्त हो और स्पष्ट सीमाएं बनाए रखे, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिखता है लेकिन आसानी से नहीं मिलता, वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। तो याद रखिए, कभी कभी खुद को थोड़ा पीछे रखना, थोड़ा अनजान बनाना, यही आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प और वैल्यूएबल बना देता है। रॉबर्ट ग्रीन एक बेहद जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझकर लेते हैं, या बस फौरन फायदा देखने की जल्दी में रहते हैं? अध्याय 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग बस आज की जीत, आज का फायदा, आज की तारीफ पर फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग दूर की सोच नहीं रखते, वो अक्सर अपनी ही बनाई जल्दबाजी में गिर जाते हैं। कितने लोग हैं जो एक छोटी सी डील में जल्द पैसे कमाने के लिए अपने लंबे समय के भरोसे को दांव पर लगा देते हैं, या फिर सिर्फ किसी के मीठे बोल पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि अपनी जिंदगी के अहम हिस्से को उनके हाथों सौंप देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं करते, वो अपने ही बनाए जाल में फंसते हैं। एक शेयर ट्रेडर का उदाहरण लीजिए। अगर वो हर दिन सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट के पीछे भागेगा, तो वह एक दिन जरूर बड़ा नुकसान करेगा। लेकिन अगर वही इंसान धैर्य रखे, कंपनियों की वैल्यू को समझे, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाए, तो वही ट्रेड उसे कुछ सालों में करोड़पति बना सकता है। ये सोच सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। रिश्तों में, करियर में, पॉलिटिक्स में, हर जगह लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूरी है। हमें अपने दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से निकालकर विजनरी थिंकिंग की तरफ मोड़ना होगा। सोचिए, जो फैसला आप आज ले रहे हैं, उसका असर 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद क्या होगा? जो इंसान हर कदम से पहले ये सवाल पूछता है, इसका बड़ा बड़ा असर क्या हो सकता है? वो ही धीरे धीरे एक असली लीडर बनता है। अध्याय 7, लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, सॉफ्टन पीपल्स रेजिस्टेंस बाय कंफर्मिंग देयर सेल्फ ओपिनियन। अब एक और गहरी इंसानी आदत, जब भी हम किसी को उसकी गलती का आईना दिखाते हैं, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? डिफेंसिव होना। इंसान की फितरत है, वो खुद को सही मानता है, और अगर आप उसके सोचने के तरीके या उसकी पहचान पर सीधा हमला कर देंगे, तो वो या तो नाराज हो जाएगा या फिर आपसे दूरी बना लेगा, इवन अगर आप पूरी तरह सही हों। अब सोचिए, आप अपने दोस्त को समझाना चाहते हैं कि उसका बिजनेस आइडिया उतना मजबूत नहीं है जितना वो सोच रहा है।
अगर आप सीधा कहें, भाई ये फालतू आइडिया है, इसमें कुछ नहीं रखा, तो क्या वो सुनेगा? शायद उल्टा लड़ाई हो जाए। लेकिन अगर आप पहले कहें, तेरा आइडिया सुनकर लगा कि तू बहुत क्रिएटिव सोचता है, वाकई में दम है तुझ में, फिर धीरे से कहें, बस एक पॉइंट पे अगर थोड़ा और काम हो जाए तो ये चीज़ और भी उड़ान भर सकती है, तो संभावना है कि वो सच में सुनेगा भी और मानेगा भी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग वही बात सुनते हैं जो उनकी सोच से मेल खाती है। इसलिए अगर आपको किसी को बदलना है, उसकी सोच में असर डालना है, तो सबसे पहले उसे वैल्यू दो, उसकी सेल्फ ओपिनियन को वैलिडेट करो। मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, बल्कि बात को इस तरह रखो कि वो खुद से बदलाव की तरफ आए। कभी भी किसी के ईगो पर सीधा वार मत करो, उसे छेड़ो, संभालो, तभी आप बदलाव ला पाओगे। अध्याय 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सबॉटेज, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। ये चैप्टर सीधे हमारे भीतर की सबसे खतरनाक आदत से जुड़ा है, खुद की प्रगति को खुद ही रोकना। रॉबर्ट बताते हैं कि हमारी असली दुश्मन अक्सर हमारी अपनी सोच होती है। जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो हम तुरंत कह देते हैं, किस्मत खराब है, दुनिया गलत है, लोग मुझे नहीं समझते। लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर समय हम खुद ही ऐसी चीज़ें सोचते और करते हैं जो हमारे खिलाफ जाती हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक लड़का बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहा है। अब वो सोचने लगता है कि शायद एचआर वालों को ही वो पसंद नहीं। पर अगर आप गौर करें तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू में बार बार खुद को कमज़ोर दिखाता है, नेगेटिव बातें करता है, आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। तो असल में उसकी हार की वजह दुनिया नहीं, उसकी खुद की सोच है। रॉबर्ट हमें एक ज़बरदस्त टर्म देते हैं कि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो चाहे हालात कैसे भी बदलें, नतीजे वही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलो। अपने आप से ये सवाल करो, क्या मैं खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़ा हूं? जब तक हम अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव, स्ट्रेटेजिक और ग्रोथ फोकस्ड नहीं बनाएंगे, तब तक बाहर की कोई भी स्ट्रैटेजी हमें नहीं बचा पाएगी। तो दोस्तों, ये तीनों चैप्टर्स एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब होगा जब तुम खुद की सोच पर काम करना शुरू करोगे। Your attitude becomes your reality. यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। अगर आप खुद को बार बार एक हारने वाला समझेंगे तो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, फैसले और एक्शंस भी हारने वाले बन जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप सिर्फ सोच में नहीं, हकीकत में भी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा ऑप्टिमिज्म सिखाएं, खुद पर भरोसा करना शुरू करें, तो आप वैसे चुनाव करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को ऊपर उठाएंगे, न कि नीचे गिराएंगे। रॉबर्ट ग्रीन हमें याद दिलाते हैं, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों को दोष देना बंद करिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। आपकी पुरानी सोच, आपकी प्रोग्रामिंग, और वक्त आ गया है उसे अपग्रेड करने का। अध्याय 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, कन्फ्रंट योर डार्क साइड। ये चैप्टर थोड़ा गहरा है, थोड़ा असहज भी, लेकिन ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, ऐसी इच्छाएं, ऐसे इमोशंस जो हम कभी जाहिर नहीं करते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि वो गलत हैं, शर्मनाक हैं या समाज में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये अंदर दबा हुआ हिस्सा कहीं गायब नहीं होता। ये चुपचाप हमारी सोच, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारी सेहत को भी कंट्रोल करता है। सोचिए,
एक इंसान बाहर से बेहद शांत, सौम्य और विनम्र दिखता है, लेकिन उसके भीतर गुस्से और जलन की आग धधक रही है। वो कभी उसे जाहिर नहीं करता, लेकिन वही दबाव धीरे धीरे उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी शादी को, उसकी नौकरी को नुकसान पहुंचाता है। रॉबर्ट ग्रीन यहां एक अनोखी सलाह देते हैं। डरिए मत अपनी डार्क साइड से, उसे पहचानिए। अगर आप उसमें छिपी ताकत को सही दिशा में लगाएं, तो वही साइड आपको पावरफुल बना सकती है। जैसे एक कलाकार जो अपनी नाराजगी को पेंटिंग में डाल दे, तो वो आर्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि इमोशन से भरी होती है। या एक लीडर जो अपनी एम्बिशन को पहचान कर उसे अनुशासन के साथ चैनलाइज करे, तो वो बड़े बदलाव ला सकता है। ग्रीन इसे शैडो कहते हैं, वो हिस्सा जिसे हम अस्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप उससे दोस्ती कर लें, उसे एक्सेप्ट कर लें, तो आप खुद को ज़्यादा सच्चा, ज़्यादा रियल और ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। अध्याय 10, द लॉ ऑफ एनवी, बीवेयर द हिडन डेंजर। ये चैप्टर चेतावनी है, एक ऐसे इमोशन से जो अक्सर नज़र नहीं आता लेकिन सब कुछ बिगाड़ सकता है, ईर्ष्या। रॉबर्ट बताते हैं कि जलन कोई ऐसा जहर है जो धीरे धीरे काम करता है। कई बार लोग खुद भी नहीं मानते कि वो जल रहे हैं। आपके दोस्त जो आपकी कामयाबी पर मुस्कुरा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से खुश हों। हो सकता है वो ही धीरे धीरे आपको गिराने की स्क्रिप्ट बना रहे हों। आप ऑफिस में शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, सबकी तारीफें बटोरते हैं, एक सहकर्मी आकर बधाई देता है बड़ी मुस्कान के साथ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आपके काम की कमियां निकालने लगता है, मीटिंग्स में टांग अड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उसके ईगो को चोट पहुंची और ईर्ष्या ने उसे खामोश हमला करने के लिए उकसाया। रॉबर्ट कहते हैं, हर कोई आपकी जीत से खुश नहीं होता, भले ही वो सामने मुस्कुराए। इसलिए जब भी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान दीजिए किसकी नज़र में आपके लिए क्या चल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी तारीफ खुद मत करिए, थोड़ा लोकी रहिए, दूसरों को भी सराहिए। क्योंकि जब लोग रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं तो उनकी इनसिक्योरिटी कम होती है और आप बिना दुश्मन बनाए भी आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, कंट्रोल द इन्फ्लेटेड ईगो। अब आते हैं उस जाल पर जिसमें बहुत सारे होशियार लोग भी गिर जाते हैं। ग्रैंडियोसिटी यानी अपने ईगो को इतना बड़ा कर लेना कि आप खुद को बाकी सबसे ऊपर समझने लगते हैं। जब इंसान को थोड़ा सा सम्मान, सफलता या शक्ति मिलती है तो उसके दिमाग में एक हल्का सा नशा चढ़ने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं, कि वो जो भी सोचता है वही अल्टीमेट सच है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये नशा जितना मीठा लगता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब आपका ईगो अनकंट्रोलेबल हो जाता है तब आप फीडबैक सुनना बंद कर देते हैं, गलतियां मानना बंद कर देते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको धीरे धीरे तबाह कर सकते हैं। एक पावरफुल लीडर वो नहीं होता जो खुद को भगवान समझता है, बल्कि वो होता है जो ग्राउंडेड रहता है, जो जानता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और विनम्रता ही सबसे बड़ा कवच है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब इंसान को थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो उसके अंदर ये भाव आने लगता है कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, और यहीं से शुरू होती है तबाही की स्लो प्रोसेस। सोचिए एक स्टॉक ट्रेडर की जो शुरुआत में 2-3 अच्छे ट्रेड करता है, उसे अच्छा मुनाफा होता है और वो सोचने लगता है अब मुझे मार्केट की समझ आ गई है। फिर वो रिसर्च छोड़ देता है, डाटा को नज़रअंदाज करता है और बस गट फीलिंग पर बड़े बड़े फैसले लेने लगता है। नतीजा,
एक दिन ऐसा आता है जब वो सब कुछ गंवा बैठता है। क्यों? क्योंकि सफलता ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वो खुद को भगवान समझने लगा था। यही है ग्रैंडियोसिटी, एक ऐसा छलावा जो इंसान को हकीकत से डिस्कनेक्ट कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन याद दिलाते हैं कि असली ताकत तब आती है जब इंसान ग्राउंडेड रहता है, जब वो अपनी कमजोरियों को जानता है, जब वो फीडबैक को सुनता है और जब हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने में लगा रहता है। जिंदगी कोई शॉर्टकट वाला गेम नहीं है। हमें अपने गोल्ड को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए, ना कि एक छलांग में सब कुछ जीतने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन विद इन यू। ये चैप्टर थोड़ा अलग है लेकिन बेहद जरूरी। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं। एक तरफ मास्कुलिन एनर्जी यानी निर्णय लेना, आत्मविश्वास, साहस। दूसरी तरफ फेमिनिन एनर्जी यानी करुणा, भावनात्मक समझ, संवेदनशीलता। लेकिन हमारा समाज हमें एक ही ध्रुव पर टिकाता है। लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है, रोते नहीं, मर्द बनो, स्ट्रांग बनो। और लड़कियों को कहा जाता है, नरम रहो, केयरिंग बनो, शांत रहो। पर सच्चाई ये है कि एक इंसान तभी पूरा बनता है जब वह दोनों पहलुओं को संतुलित करके जीना सीख लेता है। एक पुरुष लीडर अगर सिर्फ सख्ती से बात करेगा लेकिन टीम की भावनाओं को नहीं समझेगा, तो वह एक डरावना बॉस तो बन सकता है लेकिन प्रभावशाली लीडर नहीं। उसी तरह कोई महिला अगर सिर्फ केयरिंग है लेकिन असर्टिवनेस नहीं रखती, तो लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, रिजिड जेंडर रोल्स हमें कमजोर बनाते हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। जहां सख्ती चाहिए वहां मास्कुलिन एनर्जी दिखाओ, और जहां समझ चाहिए वहां फेमिनिन वाइब लेकर चलो। क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस तब आती है जब आप अपने भीतर के दोनों पहलुओं को अपनाते हो। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आपकी पूरी जिंदगी को दिशा दे सकता है। मैं क्यों जी रहा हूं? रॉबर्ट कहते हैं, अगर जिंदगी में उद्देश्य नहीं है तो मेहनत भी थका देती है और सफलता भी अधूरी लगती है। बहुत सारे लोग दिन भर काम करते हैं, मीटिंग्स में भागते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो सवाल करते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? उनके पास पर्पस नहीं होता। जैसे एक लड़का एमबीए करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार ने कहा, फिर वो नौकरी करता है क्योंकि सब यही करते हैं। धीरे धीरे वह डल हो जाता है, उसके अंदर का स्पार्क मरने लगता है, उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपके अंदर कोई बर्निंग डिजायर नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो आप बस दूसरे लोगों के इशारों पर नाचते रहेंगे। कभी बॉस की एक्सपेक्टेशंस, कभी समाज की डिमांड्स, कभी परिवार की अप्रूवल, और एक दिन आप पाते हैं कि आपने सबके लिए जिया बट खुद के लिए कभी नहीं जिए। लेकिन अगर वही लड़का एक दिन रुककर खुद से पूछे, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस मकसद से जी रहा हूं? तो वहां से उसकी जिंदगी की असली शुरुआत होगी। चैप्टर 14, द लॉ ऑफ कंफॉर्मिटी, रेजिस्ट द पुल ऑफ द ग्रुप। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे लोगों में रहना, जुड़ना और स्वीकार किया जाना पसंद है। लेकिन यही स्वभाव कई बार उसकी सोच को खत्म कर देता है। जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो धीरे धीरे आपकी इंडिपेंडेंट सोच उस ग्रुप की सोच में घुलने लगती है।
आपको लगता है आप फ्री थिंकर हैं, लेकिन हो सकता है आप भीड़ के मुताबिक ही सोच रहे हों, बिना जाने। जैसे एक लड़का इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है, पर उसके दोस्त कहते हैं ये सब रिस्की है भाई, नौकरी कर, सेफ है। वो डर जाता है और अपने सपने को दबा देता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप की ओपिनियन भारी पड़ गई उसकी इनर वॉइस पर। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, भीड़ की साइकोलॉजी आपको इमोशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए हमेशा ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो और फिर अपना रास्ता खुद तय करो। ब्लाइंडली कभी किसी ग्रुप के पीछे मत चलो, एक सोचने वाले इंसान बनो, नॉट एक फॉलोअर। चैप्टर 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस। एक्सेप्ट द अनस्टेबल नेचर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इस चैप्टर में रॉबर्ट सच का आईना दिखाते हैं कि दुनिया का प्यार, तालियां, तारीफें सब अस्थाई हैं। आज जो आपको चीयर कर रहे हैं, कल वही आपको चुपचाप भूल सकते हैं, और जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, वही कल आपकी तारीफ में पोस्ट लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल, एक एक्टर की फिल्म सुपरहिट होती है, लोग उसे सिर पर बिठा लेते हैं। फिर अगली फिल्म फ्लॉप होती है और वही लोग मीम्स बना देते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन कभी भी स्थिर नहीं रहता। अगर आप अपने आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ को लोगों की तालियों पर टिकाओगे, तो एक दिन तालियों की कमी तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। रॉबर्ट की सलाह है, पॉपुलैरिटी को एंजॉय करो, बट उस पर निर्भर मत रहो। मदर से स्टेबल बनो, ताकि जब आउटर वर्ल्ड और बदले, तुम ना डगमगाओ। चैप्टर 16, द लॉ ऑफ अग्रेशन। नो हाउ टू हैंडल अग्रेसिव टाइप्स। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे टफ टाइप के लोगों की, एग्रेसिव पीपल। रॉबर्ट बताते हैं कि ये लोग दो तरह के होते हैं। बट अनकंट्रोल्ड अग्रेशन, ये हर बात में फट पड़ते हैं, छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं और अंत में खुद का ही नुकसान करते हैं। तो कंट्रोल्ड एग्रेशन, ये लोग स्मार्ट हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और सही जगह यूज़ करते हैं, जैसे टफ डिसीजंस लेना, किसी नेगोशिएशन में दबाव बनाना। अब सवाल उठता है, आप इनसे कैसे डील करें? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप खुद सॉफ्ट नेचर्ड हो तो कोई बात नहीं, बट आपको ये सीखना होगा कि अग्रेसिव लोगों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। जैसे कोई ऑफिस में हर बात पर झगड़ने को तैयार रहता है, अब उससे सीधे टकराओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन अगर आप उसकी ईगो को वैलिडेट करके उसे किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में चैनलाइज कर दो, तो वही एग्रेशन एक प्रोडक्टिव एनर्जी बन सकता है। याद रखो, एग्रेशन को रोकना मुश्किल है, बट सही दिशा देना संभव है। भाई ये क्लाइंट बहुत इरिटेटिंग है, तू ही देख लेना इसे। कितनी बार हम ऐसे बोलते हैं ना, है ना? लेकिन सोचो, कभी कभी दूसरों का गुस्सा, उनकी उलझनें हमारे लिए आईना बन जाती हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के 17वें चैप्टर में इसी इंसानी कमजोरी की बात की है। हम अक्सर सिर्फ आज में जीते हैं, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है वही हमें सच लगता है। लेकिन सच तो ये है कि आज जो भी हो रहा है वो किसी न किसी कल की परछाई है। हर चीज का एक इतिहास होता है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है। आज की पीढ़ी को लगता है हम तो सबसे अलग हैं, सबसे स्मार्ट, सबसे एडवांस्ड। स्टार्टअप्स, क्रिप्टो, फ्रीलांसिंग, हम सब ये सोचकर चलते हैं कि हमने कुछ नया खोज लिया है। लेकिन अगर आप जरा पीछे झांकें, इतिहास के पन्ने पलटें, तो दिखेगा ये सब पहले भी हो चुका है। कभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, कभी .com बूम। हर जनरेशन को यही लगता है कि वो सबसे यूनिक है, लेकिन हर बार वही डर, वही चाहतें बस नए लिबास में लौट आती हैं। और रॉबर्ट यहीं पर हमें एक बेहद जरूरी सबक देते हैं। अगर आप सिर्फ आज को नहीं,
बल्कि बीते कल को भी समझते हैं, तो आप ना सिर्फ भीड़ से अलग सोचते हैं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी कर पाते हैं। आपकी सोच मैच्योर होती है। आप ट्रेंड्स के गुलाम नहीं, उनके मास्टर बनते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे मार्मिक चैप्टर पर, द लॉ ऑफ डेथ। मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टैलिटी। ये वो हिस्सा है जो दिल को चीर देता है। रॉबर्ट कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी भूल है मृत्यु को भूल जाना। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं, जैसे ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। पर सच्चाई तो ये है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। और जब हम इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, तब हम बेकार की चीज़ों में उलझ जाते हैं। ईगो, गुस्सा, टाल मटोल। हम उन कामों को टालते हैं जो दिल से करना चाहते हैं। बस सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, तो क्या करोगे? तब शायद तुम वही करोगे जो वाकई मायने रखता है। तब तुम बहस नहीं करोगे, माफ कर दोगे। तब तुम दिल से किसी से कहोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मौत की याद ही असली जिंदगी की शुरुआत है। जब हमें एहसास होता है कि हमारा वक्त सीमित है, तभी हम उसे सच में जीना सीखते हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, इस किताब का असली सार क्या है? द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है वो जो हम नहीं देखना चाहते। ये बताती है कि इंसान जितना बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ होता है। हम सोचते हैं हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी इच्छाएं, यही हमें चलाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पहचान लें, समझ लें कि कौन सी शैडो आपके अंदर किस मोमेंट में एक्टिव होती है, तो आप खुद के मालिक बन सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, लोगों को देखो, परखो, उनके जेस्चर्स को समझो, उनके खामोशी को पढ़ो। हर इंसान एक पैटर्न पर चलता है। कोई एम्बिशियस है, कोई इनसिक्योर, कोई मैनिपुलेटिव। और जब आप ये पैटर्न्स पकड़ लेते हो, तब आप धोखा नहीं खाते, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस। और सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर की डार्कनेस को भी जानो, क्योंकि हम सब में लाइट है और शैडो भी। लेकिन जो इंसान खुद को पूरी तरह समझ गया, वो ही इस दुनिया को बदल सकता है। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए किसी सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बस खुद को समझने की और दूसरों को महसूस करने की। अगर आपको इस कहानी ने झकझोर दिया हो, अगर इसने आपके दिल में कोई गहरी बात छेड़ दी हो, तो ये कहानी आपकी। इस सफ़र की कोई मंजिल नहीं, बस हर मोड़ पर एक नया सबक है।